नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घेरा एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं समान विज्ञान के टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? बिल्कुल नए नए प्रश्न हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। और कब? तो आप लोग याद रखिएगा 1665 ईस्वी में। सेल का मतलब कोशिका होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। निम्न में से सबसे छोटी कोशिका है। इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है इनमें से सबसे छोटी कोशिका कौन सा है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। प्लाज्मा को माइकोप्लाज्मा कहते हैं। इसका आकार 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। जीव द्रव शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव द्रव प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग सबसे पहले पुरकिंजे ने किया था। और कब? तो आप लोग याद रखिए 1840 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था? जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था? इसका सही उत्तर क्या होगा? जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह हेक्सले ने कहा था। किसने कहा था? हेक्सले ने कहा था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे मिलकर बना होता है? कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे मिलकर बना होता है? कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और एनी कोशिकांग से मिलकर बना होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड है। प्लास्टिड शब्द हैकल के द्वारा दिया गया था। इसका मतलब लवक होता है जो केवल कोशिका में उपस्थित होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति क्या होती है? तो कोशिका भित्ति पार्श्वभय होती है, यानी कि यह पादप कोशिकाओं को बाहरी आघात से बचाती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, उसी को कोशिका भित्ति कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। कोशिकाओं को एक निश्चित आकार कौन प्रदान करता है? इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है, कोशिकाओं को एक निश्चित आकार कौन प्रदान करता है? कोशिकाओं को एक निश्चित आकार झिल्ली प्रदान करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किए थे? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। कब? तो 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। कोशिका ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न देखिए। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा।
यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। आप सभी को बताना है माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। आप सभी को बताना है माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है। आप सभी को बताना है कोशिका के किस अंग में डीएनए मौजूद होता है। तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। आप सभी को बताना है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो आप लोग याद रखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल तथा रस्का ने किया था और कब 1931 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। आप सभी को बताना है कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है। कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है, आप सभी को बताना है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है। आप सभी को बताना है शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आप सभी को बताना है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आप सभी को बताना है एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। पिंडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिए। पिंडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है, इसका सही उत्तर क्या होगा। एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है, आप सभी को बताना है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा, आप लोग याद रखिए। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुदैर्ध्य।
ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है, आप सभी को बताना है। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। प्रश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? प्रश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा, गाल्टन ने सबसे पहले सीटी बजाकर प्रश्रव्य तरंगों को उत्पन्न किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किसका प्रयोग में लाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए इन 4 ऑप्शन में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो आप लोग याद रखिए, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूं। ध्वनि का तरत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है, आप सभी को बताना है। ध्वनि का तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, आप सभी को बताना है। ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से 56 फीट दूर खड़ा होना चाहिए या 17 मीटर दूर खड़ा रहना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? आप सभी को बताना है। इन 4 ऑप्शन को देखकर इनमें से सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सोनार का प्रयोग नौ संचालनों के द्वारा किया जाता है। बड़े बड़े शिप में सोनार का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का आदेश दिया जाता है, क्यों? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का आदेश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। इसलिए सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का आदेश दिया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगा? इन 4 ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है, इनमें से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगा? ध्वनि की चाल सबसे अधिक लकड़ी में होगा, क्योंकि ध्वनि की चाल ठोस पदार्थ में सबसे ज्यादा होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, आप सभी को बताना है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार 1939 ईस्वी में हुआ था। इसका आविष्कार सिको सर्की ने किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार का आविष्कार किसने किया था, आप सभी को बताना है। रडार का आविष्कार 1930 ईस्वी में हुआ था। इसका आविष्कार टेलर एवं यंग ने किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार 1895 ईस्वी में हुआ था। इसका आविष्कार रोटजन ने किया था। एक्सरे का आविष्कार 1895 ईस्वी में रोटजन ने किए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा।
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में हुआ था। इसकी खोज चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में चैडविक ने किए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, आप सभी को बताना है। पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने किए थे। और कब? तो 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने किए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। जिस भौतिक कारक के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। जिस भौतिक कारक के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश कहते हैं। जिस भौतिक कारक के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रकाश क्या है? आप सभी को बताना है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ पर होता है? प्रकाश का वेग यानी कि चाल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्यों? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ऐसा क्यों? प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन या चलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? आप सभी को बताना है इन चार ऑप्शन को देखकर प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति आप लोग याद रखिए तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है, यानी कि 7 रंगों से मिलकर सूर्य का प्रकाश बना होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रकाश सदैव एक किसमें यात्रा करता है? प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में यात्रा करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। रात्रि में तारों का टिमटिमाना प्रतीत होता है, किसके कारण? रात में तारों का टिमटिमाना प्रतीत होता है, किसके कारण? इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है। रात्रि में तारों का टिमटिमाना प्रतीत होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। लेंस की शक्ति मापी जाती है। आप सभी को बताना है लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक किस दर्पण का उपयोग करता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक किस दर्पण का प्रयोग करता है? पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक उत्तल दर्पण का उपयोग करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आप लोग याद रखिए न्यूटन ने। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज न्यूटन वैज्ञानिक ने किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? आप सभी को बताना है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश या लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है?
खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग दूर से दिखाई देता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? आकाश नीला दिखाई क्यों पड़ता है, आप सभी को बताना है। आकाश नीला इसलिए दिखाई पड़ता है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आप लोग याद रखिए। माफी चाहता हूँ। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, आप सभी को बताना है अवतल लेंस किस में प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। निकट दृष्टि दोष यानी कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। तो दोस्तों, आज हमने आप सभी को टॉप 54 प्रश्न करवाए हैं जो सामान्य विज्ञान से लिया गया था। तो दोस्तों, आप लोग 54 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए ताकि आपको सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक करके इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।